जो मोदी सरकार का जो सवाल है, तो वो हमने देखा है कि 2016 में भी उन्होंने 14 में जब सरकार में आए थे, उसके बाद 16 में उन्होंने रीसफल किया, फिर 21 सितंबर में किया उन्होंने रीसफल किया, और चुनाव से पहले ही किया। 21 में जो किया उसमें यूपी और गुजरात को बहुत प्राथमिकता मिली थी, उस समय भी 7 मंत्री नए बनाए गए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि कैबिनेट रिसफल है, मतलब सही जानकारी तो बिल्कुल सरकार ही दे पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर में कैबिनेट रिसफल 2021 की तरह हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। जब चुनाव होते हैं ठीक उससे पहले बीजेपी अपने मंत्रियों में कुछ एक बड़ा बदलाव कर देती है। ये बदलाव क्या वाकई में चुनावी रणनीति में फायदा पहुंचाता है बीजेपी को? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप 2022 का चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन की, तो उस वक्त भी जब चुनाव थे उससे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले लगभग सितंबर के महीने में 2021 में तो एक रीशफल किया गया था। उस रीशफल में कई ऐसे लोग उतारा गया था मंत्रालयों में जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते थे। ऐसे ही अभी काफी लंबे वक्त से रीशफल को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये भी एक ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि पहले के वक्त में जो रीशफल हुआ करते थे वो किसी वजह से हुआ करते थे। क्या अब मंत्रियों का अदलना बदलना भी, ये सब भी क्या किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इस बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी। उन्हीं से समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि बीजेपी की कितनी रणनीतियां ऐसी हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाती हैं, जिसका आम जन नहीं समझ पाता है। यहाँ तक कि पत्रकार भी सर ये सोचते हैं कि देखिए, अच्छा रीशफल कब होने वाला है, अच्छा हमारी ये खबर है, हम इस खबर को कर लेंगे रीशफल होने में। लेकिन ये एक ट्रेंड की तरह निकल के आ रहा है कि जब रीशफल होता है तो पता चला है कि देखिए ये चुनाव पर इसका असर होने जा रहा है। क्या बीजेपी ने इसको भी एक चुनावी सिस्टम का हिस्सा बना लिया है? नहीं, बीजेपी की ही बात नहीं है मैम। हमेशा ही जो पार्टियां हैं, जो शासन में जो पार्टियां हैं, वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से या राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से वो कैबिनेट रिसफल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, जो मोदी सरकार का जो सवाल है, तो वो हमने देखा है कि 2016 में भी उन्होंने 14 में जब सरकार में आए थे, उसके बाद 16 में उन्होंने रिसफल किया, फिर 21 सितंबर में किया उन्होंने रिसफल किया, और चुनाव से पहले ही किया। 21 में जो किया उसमें यूपी और गुजरात को बहुत प्राथमिकता मिली थी, उस समय भी 7 मंत्री नए बनाए गए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि कैबिनेट रिसफल है, मतलब सही जानकारी तो बिल्कुल सरकार ही दे पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर में कैबिनेट रिसफल 2021 की तरह हो सकता है। और दूसरा जो आपकी बात थी वो ये कि क्या इन मंत्रियों के आने से चुनाव पर असर पड़ता है? डेफिनेटली, जब आप जो उस क्षेत्र के नेता को केंद्र में मंत्री बनाते हैं तो उसका असर बढ़ जाता है, लोग उसको सुनते हैं, और लोग न केवल सुनते हैं बल्कि आपने देखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से ऐसे राज्य हैं जहां जाति के आधार पर बहुत ज्यादा वोट पड़ते हैं। तो ऐसे में जिस जाति का मंत्री बनता है, जिस जाति को महत्व मिलता है, उसके वोट पर भी असर आता है। तो निश्चित तौर पर यानी कि हमारा नेता मंत्री बना दिया तो एकदम परिणाम को प्रभावित करते हैं। मतलब सर ये तो बहुत शॉर्ट टाइम वाला मामला हुआ ना, कि आपने ठीक चुनाव से पहले ला करके उनको मंत्री बना दिया। नहीं, ये तो हमेशा से होता रहा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। सभी सरकारों में आप देखिएगा, अगर ढंग से देखेंगे हम, तो ऐसा रहा है कि जब भी कभी जब विधानसभा चुनाव जिन राज्य विशेष में हो रहे हैं उस कैबिनेट रिसफल से पहले, तो ऐसा होता रहा है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, नई बात नहीं है। राजनीतिक इक्वेशन को देखकर ही पॉलिटिकल रिसफल होते हैं, कैबिनेट रिसफल होते हैं, तो वो इस बार भी होंगे। अच्छा, लेकिन ये रीशफलिंग जो है, यानी कि अब क्योंकि पहले अगर हम याद करें तो यूपीए के वक्त में बात कर लीजिए, या पहले 2003 की भी अगर मैं बात करूं, तो ऐसा ट्रेंड नहीं देखने को मिलता था। अभी एक ट्रेंड की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने ये कहा कि कैबिनेट रिसफल जब भी होते हैं वो उस समय की उस स्थिति के पॉलिटिकल एनालिसिस, जो पॉलिटिकली जो चीजें होती हैं उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद में ही
उसमें रिसफल में लोगों को लिया। एक तो होती है मंत्रियों की परफॉर्मेंस, उसके आधार पर वो हटते हैं, या दूसरे जो सांसद हैं उनकी संसद में परफॉर्मेंस या क्षेत्र में परफॉर्मेंस, उस हिसाब से एक होते हैं। और एक होते हैं कि स्ट्रेटेजिकल जो समीकरण के हिसाब से जो होते हैं, तो वो जरूर रखे जाते हैं और हमेशा से रखे गए हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी पूरी नजर बनाए हुए हैं जो भी आने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो असंतुष्ट हैं, जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ही, अगर हम ये कहें कि किसी ने कुछ बहुत बड़ा काम किया या चर्चा में बना रहा, या विज्ञापनों में योगी जी के अलावा कोई बहुत दिखाई दे गया, ऐसे कोई चेहरे दिखाई देते नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? चेहरा तो देखो मैम, चेहरा तो हमेशा से ही विनीता जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी जगह चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, उस राज्य विशेष का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सबसे बड़े चेहरे रहते हैं। तो यूपी चुनाव में भी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ये सबसे बड़े चेहरे रहेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह हैं या अमित शाह हैं, तो पार्टी की तरफ से यही सबसे प्रमुख चेहरे तो यही होंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब जो शासन का प्रमुख है वही प्रचार में भी प्रमुखता पाता है, तो उसी तरीके से ये इनको प्रचार में भी महत्व मिलता है। क्योंकि पहले से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये वो मंत्री हैं जो लगातार क्रिटिसिज्म में रहे हैं और अपने लिए अपनी जमीन और ज्यादा तलाशने की कोशिश करते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं ये, मतलब ऐसा नहीं है कि मंत्री पद पे ही हैं, सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों अपने यूनिटी को दिखाते भी हैं, फोटोज भी क्लिक करके डालते हैं, ठीक है। चाहे एक बारिश में एक छाते से उन्हें सहारा मिल रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि दोनों का छाता वाकई में एक है। तो पॉइंट ये है सर कि उनको इन चेहरों का मतलब क्या क्या किया जाएगा? दिल्ली फैसला लेती है इसे, तो मतलब क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है ना। योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को जगह देना चाहते हैं चुनाव के टाइम पर, तो खास तौर पर, और उसी वक्त में दिल्ली अगर यहाँ पे रीशफलिंग अपना पोस्टपोन कर दे और चुनाव से ठीक पहले शुरू करे, तो अपने ये दो चेहरों को कहाँ पहुंचाएगी, फिर और दो चेहरों को लाएगी 4 चेहरों को, तो वो किसके होंगे किसके नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा विवाद है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि भाई मैंने जो लोगों की लिस्ट दी थी चुनाव के टिकट के लिए, वो दिल्ली ने मानी नहीं, तो जो ठीकरा फूटा 24 के चुनाव में, वो इनका खुद का, उन्होंने आके इन्हीं के ऊपर फोड़ दिया, मतलब योगी आदित्यनाथ ने। पॉइंट ये है कि ये पूरी तरह से जो प्रक्रिया है, ये काफी विवादास्पद हो सकती है। 1 मिनट के लिए भले ही आप उस मोमेंट पे लोगों को उतार दें, लेकिन वहीं पर इंटरनल बैंड बच सकती है इसमें। आपको क्या लगता है सर? नहीं, ये तो है ही मैम कि जब भी कभी पॉलिटिकल रिसफल होता है तो उसको बहुत ही महीन राजनीतिक नजरिए से देखना पड़ता है। अभी संगठन का, अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, पंकज चौधरी जो बने हैं, अभी केंद्र में भी मंत्री हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अभी अपने पूरे कार्यकारिणी की घोषणा की थी। उसमें 6 जो क्षेत्र बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनके प्रभारियों की घोषणा की है, प्रदेश महामंत्रियों की इनकी की है। इसी तरीके से कैबिनेट का भी रहता है, तो उसमें बहुत महीन राजनीतिक समीकरण साधने पड़ते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस रहती है, फिर उनकी जातिगत समीकरण होते हैं, और तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता क्या है, इन सबको देख के फैसला लेना पड़ता है। फिर बड़े नेताओं के जो लोग हैं, या जो आपने कहा कि संगठन के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार की एक विशेषता रही है कि ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है। बहुत ही रेयरली कभी अलग जाते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं और ब्रजेश पाठक जैसे आपने कहे, तो केशव प्रसाद मौर्य का रुख जरूर ये दिखाई देता रहा है, पहले से ही थोड़ा सा अलग रुख वो लेते रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट एक नेता हैं और उप मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं। चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी वो उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया दोबारा भी। तो इसलिए, और प्रचार में जहां तक प्रमुखता की बात है, तो उप मुख्यमंत्रियों के फोटो भी होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं लेकिन होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये कहानी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन ये आपसी द्वंद ना पैदा कर दे सर दिल्ली और लखनऊ में। एक आखिरी इस वाली चर्चा का ये सवाल है, ये द्वंद क्या, क्योंकि अभी पहले अधिकारियों पर कशमकश चल रही है, उनके अधिकारियों को हटाया जाए। मतलब लखनऊ में जो मुख्यमंत्री के अधिकारी हैं, कौन कौन कहाँ छटनी किए जा सकते। कंट्रोलिंग जो है उस वक्त की या तो मंत्रियों से रहेगी या फिर अधिकारियों से रहेगी, तो ये कंट्रोलिंग लेगा कौन फाइनली हाथ में? कंट्रोलिंग मैम, कंट्रोलिंग तो जो सीएम कुर्सी पे बैठे हैं ना,
उसी से रहती है। तो कंट्रोल तो आखिरी में अंतिम कंट्रोल तो योगी आदित्यनाथ का ही है। अगर वहां पर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और केंद्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मंत्री कोई भी बन जाए, आखिरी में कंट्रोल तो प्रधानमंत्री का ही होता है ना। अंतिम निर्णय तो कैबिनेट मिलकर लेती है और प्रधानमंत्री लेंगे। सर आपने दोनों बातें कह दी, दोनों की चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की चलेगी तो विवाद तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।